नमस्कार साथियों। आज जो है हम लोग आर्थिक विषय के अंतर्गत जो है आर्थिक मामले पर ही चर्चा करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हमारे पास 5 कोटेशंस हैं। मैं एक बार कोटेशंस को आपको बताता हूँ, उसके अनुसार हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप पहला कोटेशन देखेंगे तो पहला कोटेशन कहता है कि समाज में समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और श्रम शास्त्र, इन चारों के मध्य संतुलन होना चाहिए या समन्वय इस शब्द का प्रयोग किया गया है। यदि इन तीनों में से, इन चारों में से किसी एक की भी अनदेखी कर दी जाए तो अव्यवस्था निश्चित है। सबसे पहले हम समझते हैं ये समाज शास्त्र क्या है। तो समाज शास्त्र हम में से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो लोग ठीक से समझते हैं कि समाज शास्त्र बेसिकली एक ताना बाना है जो समाज समाज की संरचना, उसकी कार्य प्रणाली, उसकी व्यवस्थाओं को बनाने के लिए जो है एक शास्त्र की जो है रचना की गई है। समाज शास्त्र का एक मुख्य लक्षण है सहजीवन। उसी समाज शास्त्र से जो हम देखते हैं तो हमारे जितने भी सामाजिक नियम बनते हैं, ताना बाना बनता है, चाहे विवाह की हो, चाहे हमारी परिवार प्रणाली हो, या हमारे गांवों की जो नीतियां हो, वह सारे के सारे जो विषय है अर्थात लोक से जुड़े हुए लोकतंत्र में जितने विषय आते हैं वो सारे के सारे समाज शास्त्र का विषय हो जाते हैं। समाज शास्त्र पर शोध करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें हम समाज विज्ञानी कहते हैं। जो विचारने वाले लोग हैं उसे सामाजिक चिंतक कहते हैं, समाज शास्त्री कहते हैं। अर्थात ये सभी लोग वो लोग हैं जो समाज शास्त्र की रचना करते हैं। और जब हम शास्त्र शब्द कहते हैं तो शास्त्र शब्द में ये स्पष्ट हो जाता है कि पहले विज्ञान की रचना होती है। विज्ञान एक शोध है, एक प्रक्रिया है, एक अनुसंधान है। और जब उसको एक प्रमाणित मान्यता मिल जाती है तब उसको जो है हम लोग शास्त्र का जो है दर्जा दे देते हैं। तो इस तरह से हम समाज शास्त्र की जब बात करते हैं तो सामाजिक ताने बाने को निर्धारित करने वाली जो व्यवस्था है वह व्यवस्था जो है समाज शास्त्र कहलाती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं राजनीति शास्त्र। तो राजनीति शास्त्र जो है वह भी समाज शास्त्र से ही निकला हुआ है, कहीं कोई अलग से नहीं निकला है, क्योंकि राजनीति बनी है वह समाज के लिए ही बनी है। लेकिन राजनीति शास्त्र के जो मुख्य घटक होते हैं वह समाज से अलग हो जाते हैं। जैसे समाज के जो अंग हैं, गांव है, परिवार है, समाज है, व्यक्ति है, ये सब जो समाज हम छोटी छोटी इकाई को लेकर चलते हैं उसके बिना किसी भी अन्य इकाई का निर्माण नहीं हो सकता। तो जैसे समाज शास्त्र के अपने कुछ घटक हैं, समाज के कुछ अपने जो है इकाइयां हैं, उसी प्रकार से राजनीतिक शास्त्र की भी जो है अपने कुछ इकाइयां हैं। और राजनीतिक शास्त्र में बेसिकली देखते हैं उसमें हमारा जो है राज्य आ जाता है, जिसे हम गवर्नमेंट कहते हैं, तंत्र कहते हैं, सरकार कहते हैं। तीनों अंग हो जाते हैं, हमारा नगर नगर निगम हो जाती हैं, हमारी संवैधानिक व्यवस्थाएं हो जाती हैं। ये सारे के सारे जो विषय हैं यह राजनीति शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। अर्थात जो सामाजिक व्यवस्था है उस सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षा प्रदान करने वाला या फिर उसकी व्यवस्थाओं में जो संवैधानिक व्यवस्था जो निर्धारित करते हैं वह राजनीतिक शास्त्र का विषय हो जाता है। तो इस तरह से समाज के अंग अलग हो जाते हैं, राजनीति के जो अंग हैं वह अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं अर्थशास्त्र। बेसिकली जैसे ही अर्थ शब्द शुरूता है तो ये हम ही लोग एकमात्र ऐसे हैं जो अर्थपालिका की चर्चा करते हैं, बाकी कहीं अर्थपालिका की चर्चा होती नहीं। अर्थशास्त्र को देखेंगे तो अर्थशास्त्र शब्द से एक वैश्य शब्द की हमें अनुभूति होती है। अर्थात पूंजीपतियों की बात करते हैं, जहां पर जो है हमारा जो बिजनेस क्लास है वो पूरी की पूरी व्यवस्था का आधार देखा जाए तो वही है। यहाँ पर आप तीनों को अगर देखेंगे, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र को, तीनों में एक चीज कॉमन है, वो है ये है कि तीनों में ही बुद्धिजीवी वर्ग होता है। इसके अतिरिक्त एक चौथा जो है हमारे पास जिसपे हमने शब्द पर विचार किया वो है श्रम शास्त्र। श्रम शास्त्र जो है वो आप कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था में चौथा वर्ग है, या फिर श्रम शास्त्र में हम यह मान करके चले कि श्रमिकों का जो है उचित सम्मान हो। अर्थात जो तीन वर्ण जो बाकी चलते हैं, अर्थात जो समाज है वह भी किसी प्रकार से श्रमजीवियों का शोषण ना करे, उनके विरुद्ध नीतियां बना बनाए, और समाज में जो है वह सामाजिक भेदभाव न होना चाहिए। इसी प्रकार से जब हम राजनीति शास्त्र की बात करते हैं तो राजनीति भी इस प्रकार की ना हो कि वह श्रम शोषण के लिए बने, और आर्थिक नीतियां हमारी जो अर्थशास्त्र है वह भी इस प्रकार से न बने कि जो है श्रमिकों का शोषण हो। तो जब समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और श्रम शास्त्र, इन चारों में जब संतुलन बनता है तो उस संतुलन की व्यवस्था को हम लोग एक आदर्श व्यवस्था कहते हैं। अर्थात एक ऐसी व्यवस्था जहां समाज भी अपनी सीमाओं का निर्धारण करता है,
समाज अपने कार्य करता है, राजनीति अपने कार्य करती है, पूंजीपति अपने कार्य करते हैं और श्रमजीवी अपने कार्य करते हैं। कोई भी किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है और तीनों बुद्धिजीवी वर्ग मिल करके जो है श्रमिकों के विरुद्ध नीति न बनाए। इन चारों के मध्य जब संतुलन होता है तो इसे ही हम लोग जो है वो एक आदर्श व्यवस्था कहते हैं। जब इन तीनों में से कोई भी एक गड़बड़ हो जाता है तो वो स्थिति या तो तानाशाही की तरफ चली जाती है या तो फिर अव्यवस्था की तरफ आ जाती है। अगर किसी कोई ऐसी व्यवस्था हो जहां राजनीति शास्त्र तक से जुड़े हुए लोग ही जो है वो बहुत मजबूत आ जाएं, तो वहां पर जो है राजनीतिक तानाशाही हो जाती है, या फिर कहीं जो अर्थशास्त्र से जुड़े हुए लोग हैं, आर्थिक मामले से जुड़े हुए लोग हैं, उनका प्रभुत्व होता है, तो वहां पर पूंजीवादी व्यवस्था का वर्चस्व हो जाता है। तो यहाँ पर इन चारों शब्दों को हम देखते हैं। अब जो अगला कोटेशन है वो ये कहता है, अर्थशास्त्र में तीन महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं, श्रम, बुद्धि और धन। श्रम का अर्थ शारीरिक क्षमता से है, वह हर मनुष्य को प्राप्त है। उसके बाद बुद्धि की बात की जाए तो बौद्धिक स्तर हर मनुष्य का अलग अलग होता है, लेकिन प्राप्त सबको ही है। लेकिन हम प्रधानता की जब बात करते हैं तो प्रधानता के आधार पर हम तय करते हैं कौन श्रमजीवी में आएगा और कौन बुद्धिजीवी वर्ग में आएगा। अर्थात कुछ ऐसे लोग जिनकी आजीविका का आधार केवल और केवल श्रम है, अर्थात वो श्रम के अतिरिक्त अन्य किसी बौद्धिक क्षमता से आय को अर्जित नहीं कर सकते हैं, तो इस परिस्थिति में जो है हम उन्हें श्रमजीवियों में रख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि उनके यहाँ उनके पास बुद्धि नहीं है। बुद्धि और श्रम दोनों सभी के पास होते हैं। ये प्रधानता का केवल विषय है। प्रधानता के आधार पर जो है वो हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था भी तय होती है और उसी के आधार पर जो है हम लोग जो है श्रमजीवी और बुद्धिजीवी में एक विभाजन रेखा खींचने में सक्षम हो पाते हैं। तो तीन चीजें जो हमने कही उसमें एक श्रम है, एक बुद्धि है और एक धन है। आप लोग अगर पढ़ते होंगे हनुमान चालीसा तो उसमें एक लाइन आती है कि बल बुद्धि विद्या देहु मही। तो मैं समझता हूँ वहां दो बातें तो कही गई हैं, बल बुद्धि और विद्या। बुद्धि और विद्या को तो मैं एक ही देखता हूँ, वो लगभग लगभग समानार्थी हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा तीसरी शक्ति जो मुझे दिखाई देती है वह अर्थ है, जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं, माया कहते हैं। ये तीन ही ऐसी चीजें हैं जो शक्ति का आधार है। या तो आप शारीरिक शक्ति आपके पास होगी, या तो आपके पास आर्थिक शक्ति होगी, या तो बौद्धिक शक्ति होगी। इन तीनों में अगर समन्वय बन जाता है और ये तीनों की नीयत खराब हो तो ये शोषण के सारे रास्ते खोल देते हैं। तो हमने जो समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र, श्रम शास्त्र की बात करी, उनमें से अगर राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र ये तीनों संतुलन ना बनाए तो श्रम शास्त्र यानी कि जो हमारा श्रमिक वर्ग है उसके साथ जो है हमेशा ही एक शोषण की व्यवस्था पनप जाती है। तो इन तीनों में एक संतुलन होना चाहिए, यानी कि बुद्धिजीवी वर्ग है, श्रमजीवी वर्ग है और जो शारीरिक श्रम करते हैं और जो हमारा पूंजीपति वर्ग है। ये तीन ही आधार होते हैं शोषण के। अब आप अगर देखेंगे तो बुद्धिजीवी वर्ग में कौन आ जाता है, तो बुद्धिजीवी वर्ग में हमारे मार्गदर्शक आ जाते हैं, चिंतक आ जाते हैं, विचारक हो गए, मैं और आप लोग हो गए, ब्राह्मण वर्ग हो गया। इसी प्रकार से आप एक वर्ण देखेंगे राजनीति शास्त्र से जुड़ा हुआ है, क्षत्रिय वर्ण आ जाता है, एक पूंजीपति वर्ग आ जाता है। तो इनमें आपस में जो संतुलन है इस प्रकार से होना चाहिए कि ये तीनों मिलकर के शोषण की व्यवस्था को न जो है ऐसी व्यवस्था का निर्माण न करे जिसमें जो है शोषण बढ़ता चला जाए। तो इसीलिए इन चारों में वास्तव में जो है वो श्रम का होना, वो संतुलन का होना आवश्यक है। एक बात हम लोग और ध्यान देंगे कि इसमें से जो हम बात करते हैं अर्थशास्त्र से जुड़े हुए लोगों की, अर्थशास्त्र बेसिकली जो है वह पूंजीवाद को मजबूत करता है। जब अगर अगर उसमें संतुलन ना हो तो वह पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ चला जाएगा। पूंजीवादी व्यवस्था का एक अर्थ यह है कि हम वैश्य से लगाते हैं, और वैश्य क्या करता है, तो वैश्य ही वह है जो क्षत्रिय यानी कि सामाजिक व्यवस्था में भी सहयोग करता है, वह राजनीतिक व्यवस्था में भी सहयोग करता है, और श्रमिकों की जो व्यवस्था है वहां पर भी, अर्थात बाकी के जो तीन हैं वह तीनों के तीनों जो है इसी पर आधारित हैं, इसी पर डिपेंडेंट हैं। अगर पूंजीपति ना हो तो हमारी सेनाएं भी कमजोर पड़ जाएंगी, समाज में जो है वो मतभेद भी पैदा हो जाएगा और श्रमिकों का शोषण तो होगा ही होगा, कुछ बुद्धिजीवी लोगों का ही वर्चस्व हो जाएगा। मैं जो है जो जो हमारा पूंजीपति वर्ग है, या फिर जो मैं कह रहा हूँ कि अर्थशास्त्र है, मैं कुछ इस तरह से उसे देखता हूँ कि जैसे शरीर में भोजन का जो स्थान होता है या हमारे पेट का जो स्थान है उसमें जब भोजन जाता है तो वो उस पूरे भोजन को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने का दायित्व तो उसका रहता है।
यद्यपि इस शरीर में मस्तिष्क को श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन सबकी अपनी अलग अलग भूमिका है। भोजन जब पेट में आता है, उसी के माध्यम से पूरे शरीर का भरण पोषण होता है। अर्थात जो अर्थशास्त्र है वह बाकी तीन का आधार भी है। उसके बिना आप न तो शरीर की कल्पना कर सकते हैं। जिस देश के पूंजीपति गरीब हों, वहां पर जो है आप देखेंगे सैन्य व्यवस्था भी कमजोर हो जाती है। वहां पर आर्थिक व्यवस्था कमजोर हो जाती है। और हम लोग कल जो है बात कर रहे थे मंदी की, तो उस मंदिर से रिवाइवल में भी जो है हमारा जो है वो अर्थशास्त्र जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इन चारों में संतुलन होना चाहिए, तभी जो है वह श्रमजीवी वर्ग या शूद्र वर्ग जो है उसकी एक व्यवस्था बनी रह सकती है। क्योंकि आप देखेंगे तो जब हम बल की बात करते हैं, शारीरिक बल की बात करते हैं, सैन्य बल की बात करते हैं, तो वो एक को प्राप्त है, एक को बुद्ध को बौद्धिक क्षमता प्राप्त है, और एक को जो है वह आर्थिक क्षमता प्राप्त है। लेकिन जो चौथा वर्ग है वह इन तीनों की दया दृष्टि पर निर्भर रहता है। इनकी नीयत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब हम तीसरे कोटेशन पर आते हैं, जो ये कहता है कि पश्चिम और भारत की आर्थिक स्थिति अलग अलग है, हम पश्चिम की नकल नहीं कर सकते हैं। इस विषय पर हम लोगों की काफी अच्छी चर्चा हो चुकी है, तो इस विषय को मैं ज्यादा रखूंगा नहीं। कल नरेंद्र जी ने जो है इस पर, कल और परसों दोनों दिन उन्होंने बहुत अच्छा विषय रखा कि हम उनके उनके अनुसार अपनी नीतियों का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। हमारी हमारी पॉपुलेशन उनसे बिल्कुल अलग है, हमारी स्थितियां बिल्कुल अलग हो जाती हैं। हमारे यहाँ देखा जाए तो श्रम का जो है वो अभाव नहीं दिखाई देता है, पश्चिम में श्रम का अभाव है। हम अगले कोटेशन पर बढ़ते हैं, जो नेहरू के जो जो सामाजिक मॉडल था, या जो हमारा आर्थिक मॉडल था, जो समाजवाद लाने का जो प्रयास किया गया, उस पर हम लोग विचार करते हैं। तो मैं तो देखता हूँ कि नेहरू जी ने जो समाजवाद का प्रयास किया, वास्तव में वो समाजवाद था ही नहीं। वो तो साम्यवाद था। और हम लोगों ने कई बार चर्चा की है कि भारत में साम्यवाद जो है वह समाजवाद का चोला ओढ़ करके या उसका नाम लेकर के जो है काम करता है। वास्तव में उनकी नीतियां देखी जाए तो उनकी नीतियां साम्यवादी अधिक हैं। अगर समाजवादी नीतियां रही होती तो मुझे लगता है उन्होंने कहीं ना कहीं ग्राम सभाओं को मान्यता दी होती, या गांधी के विचारों को, गांधी जो ग्राम सभा सशक्तिकरण का जो प्रयास था, उसको कहीं ना कहीं संवैधानिक व्यवस्था में उन्होंने जो है लागू करने का प्रयास किया होता। लेकिन केवल और केवल अपनी सत्ता को मजबूत करते रहना ये कहीं से नहीं दिखाता कि वो समाजवाद के प्रयास में थे। वास्तव में साम्यवाद ही वो व्यवस्था है जो केवल और केवल जो है सत्ता को मजबूत करने का प्रयास करती है। अगर मुझे वास्तव में कोई समाजवादी दिखता है तो मैं जयप्रकाश नारायण के समाजवाद से सहमत होता हूं, जो अर्थ, अधिकार और शक्ति तीनों के विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। कहीं न कहीं जो लोहिया का समाजवाद हमें दिखता है, तो मैं लोहिया के समाजवाद को भी एक पार्शियल समाजवाद कहता हूं। ये नहीं कहता हूं कि वह पूरी तरह से समाजवाद है। लोहिया सिर्फ एक मामले में समाजवादी थे कि वह अर्थ का विकेंद्रीकरण हो, लेकिन उन्होंने कभी भी शक्ति के लिए और अधिकार के विकेंद्रीकरण के लिए कोई बात नहीं की। इसीलिए मैं उन्हें जो है आंशिक समाजवादी तो मानता हूं, लेकिन पूर्ण समाजवादी अगर किसी को कहा जाएगा तो मैं देखता हूं जयप्रकाश नारायण दिखाई देते हैं। हमारा मार्गदर्शक मंडल मुई जी दिखाई देते हैं, कहीं ना कहीं गांधी जी भी रहे हैं। गांधी जी का ट्रस्टीजिज्म का जो सिद्धांत है वो भले ही स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन नीयत बड़ी स्पष्ट थी। तो ये जब मैं देखता हूँ, और नेहरू जी से जब मैं तुलना करता हूँ समाजवादियों की, वास्तव में जब जयप्रकाश नारायण की हम तुलना करें, गांधी जी की तुलना करें, हम हम अपनी चर्चाओं की तुलना कर लें, तब मुझे दिखाई देता है कि वास्तव में जिसे हम नेहरू का समाजवाद कह रहे हैं वह समाजवाद न हो करके साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित व्यक्ति थे, और उसी को उन्होंने लागू करने का प्रयास किया। उसके बाद जो है इसी कोटेशन में मनमोहन सिंह के बारे में कहा गया है कि मनमोहन सिंह जी जिन्होंने जो है पूंजीवाद के सहारे जो है वह आर्थिक असमानता को कम करने का प्रयास किया। तो मनमोहन सिंह का कार्यकाल हम लोग सभी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं तो कभी कभी ये भी विचार करता हूँ कि उन्हें उन्हें प्राइम मिनिस्टर कहें, या फिर ये कहें कि उन्हें केवल बैठा दिया गया था। उन्हें तो केवल जो है सोनिया गांधी के द्वारा चुना गया था। और जब मैं उनको प्राइम मिनिस्टर कहता हूं तो मुझे लगता है कि फिर इस परिस्थिति में हमको सोनिया गांधी को एक नाम देना पड़ेगा कि वो सुपर प्राइम मिनिस्टर थी। वास्तव में वो तो कंट्रोल्ड थे, और ऐसी व्यवस्था थी उनकी कि उस समय भ्रष्टाचार से लेकर के और कई मामले सामने आए, भले ही वो साबित नहीं हो पाए बहुत सारे मामलों में। लेकिन जब हम देखते हैं तो पूरी की पूरी जो अव्यवस्था दिखाई देती है, वास्तव में मुनि जी ने शायद कहीं पुस्तक में लिखा भी होगा कि उस समय अव्यवस्था ज्यादा रही। और अव्यवस्था का कारण लिखते हैं कि मनमोहन सिंह लोकतांत्रिक ज्यादा रहे।
और हम लोग ये समझते हैं जहां जहां जितना अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था बढ़ेगी, या तो वो आदर्श लोकतंत्र में चले जाए या तो विकृत लोकतंत्र में। अर्थात मनमोहन सिंह लोकतांत्रिक होते हुए भी अव्यवस्था को रोक पाने में बिल्कुल असफल माने जाएंगे। क्योंकि उनके नियंत्रण में कुछ था ही नहीं वास्तव में। अगर आपको किसी व्यवस्था का निर्माण करना है तो आपके हाथ में कुछ होना चाहिए, लेकिन उनको तो सिर्फ एक पद दे करके बैठा दिया गया था। तो एक जो है वो दिखाई देते हैं नेहरू, जिन्होंने जो है समाजवाद के मामले से व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन वो इनडायरेक्टली कहा जाए तो साम्यवादी था। एक पूंजीवाद के सहारे व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास कर रहे थे मनमोहन सिंह, लेकिन वह पूरी तरह से असफल रहे, क्योंकि जो है उनका नियंत्रण ही नहीं था, उनको केवल एक बैठा दिया गया था। उसके बाद जो अगला कोटेशन है वो हमारा कहता है कि श्रम शोषण की जब बात करते हैं, स्वतंत्रता से पहले जन्मजात जातिगत आरक्षण के आधार पर जो है वह शोषण की व्यवस्था विकसित की गई थी। इस पर हम लोगों की एक अच्छी चर्चा हुई है, और इस पर भी हुई है कि स्वतंत्रता के बाद कैसे आरक्षण दे करके शोषण की नीतियां जो है बनाई गई। इस पर मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि ये चाहे स्वतंत्रता से पहले जातिगत जन्मजात जातिगत आरक्षण हो या फिर स्वतंत्रता के बाद हो, दोनों में से कोई सही नहीं है। हम लोग जो हैं वो लोग हैं जो इस प्रकार विचार करते हैं कि शोषण के बदले शोषण का अधिकार नहीं दिया जा सकता, अपराध के बदले अपराध का जो है वो अधिकार नहीं दिया जा सकता। साथ हम संतुलनवादी व्यवस्था के पक्षधर हैं, जहां पर इतिहास को लेकर के या किसी विषय को लेकर के एक दूसरे को वर्ग संघर्ष पैदा करना, दूसरे के खिलाफ विरुद्ध भड़काना और शोषण की नीतियां बना करके केवल राजनीति को मजबूत करना, ये हम लोगों का विचार नहीं रहा है। तो हम लोग दोनों ही प्रकार के आरक्षण के विरुद्ध हैं, चाहे वह स्वतंत्रता से पहले जो जन्मजात था या स्वतंत्रता के बाद जो है संवैधानिक आधार पर जो है, वो दोनों ही गलत है। इसमें एक कोटेशन और आया है, अंतिम कोटेशन है, मैं पढ़ देता हूँ। प्राचीन समय में भारत विचारों का निर्यात करता था। बिल्कुल ठीक बात है। हम लोग देखते हैं कि 16th सेंचुरी से पहले भी, जब तक ब्रिटिशियर्स नहीं आए थे, तब तक हम लोग नीतियां बनाते थे। और दुनिया को लोकतंत्र की जब परिभाषा की बात आती है, तो परिभाषा में हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ते हैं, जहां महाकवि कालिदास ने लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किया है। अगर हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को देखते हैं कि जब बाली पूछता है कि आपने मुझे किस अधिकार से मारा, तो वो कहते हैं कि चूंकि मैं राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, यानी दंड देने का अधिकार केवल और केवल स्टेट को है, बाकी कोई नहीं दे सकता। ये अपने आप में दिखाता है कि हमारी जो वैचारिक क्षमता है वह कितनी उच्च थी। हम लोग उस तरफ नहीं बढ़े जहां पर राज्य जो है दंड ही न दे, लंबे समय तक अटका करके रखे, या फिर हम उस दिशा में भी नहीं पड़े जहां पर जो है समाज ही दंड देना शुरू कर दे। हमने एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जहां पर राज्य को ही दंड देने का अधिकार होता है। तो ये हमारी वैचारिक क्षमता को भी दिखाता है कि भारत जो है प्राचीन समय में विचारों का निर्यात करता था। हम चाणक्य को देखें, हम बराहमीर को देखें, हम आर्यभट्ट को देखें, हम देखते हैं कि उसमें सूर्य सिद्धांत जो है वह 16th सेंचुरी में भारत में 6th सेंचुरी में आ जाता है। हम देखते हैं हमारे यहाँ भास्कर आचार्य से लेकर के, और जो हम फाई दिया, हमने बहुत सारी चीजें दुनिया को दी। लेकिन ये विचार करना पड़ेगा हम लोग कब तक दे रहे थे। मैं ये समझता हूँ एक समय विश्व को विचारों का निर्यात करने वाला देश, एक समय इस देश में ऐसी दरिद्रता आ गई कि आज हम दुनिया से विचारों को निर्यात कर रहे हैं, और उस निर्यात के आधार पर हमने जो है समाज की व्यवस्था को, समाज के अस्तित्व को भी नकार दिया कि समाज का कोई अस्तित्व ही नहीं है। लोकतंत्र में संविधान संसद ही सर्वोच्च है, और हम उन्हीं के भरोसे बैठे हुए हैं कि समाज कुछ कर ही नहीं सकता। अन्यथा भारत तो आर्थिक स्तर पर भी इतना मजबूत था कि हम विश्व में जो है निर्यात किया करते थे दुनिया में। तो ये तब तक संभव नहीं है जब तक हम वैचारिक धरातल पर परिपक्व न हों। अर्थात भारत विचारों का निर्यात करने वाला देश था, और दरिद्रता में आकर के हमको आज विचार आयात करने पड़ रहे हैं। आज मार्गदर्शक मंडल और हम लोग, आप लोग बैठ करके जो काम कर रहे हैं, उसी परंपरा को हम लोग पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं जब देखता हूँ कि हम लोग विचारों का निर्यात क्यों कर पाते थे, उसका कारण क्या है, तो जब मैं कारणों पर विचार करता हूँ तब मैं देखता हूँ हमारे यहाँ जो है विचार मंथन होता था, चिंतन होता था। हमारे यहाँ शास्त्रार्थ होते थे, और उस शास्त्रार्थ से कुछ अमृत निकलता था, कुछ विचार निकलता था, जो जन जन तक, समाज तक पहुंचता था।
हम आदि गुरु शंकराचार्य का और मंडन मिश्र का देखें, या हम गार्गी का जो देखते हैं शास्त्रार्थ की परंपरा देखते हैं, हम महर्षि दयानंद सरस्वती को देखते हैं, अर्थात हमारे यहाँ शास्त्रार्थ के विचार मंथन की जब तक परंपरा थी तब तक हम लोग विचार निर्यात करते थे। जब यह परंपरा बंद हो गई तो हमारे यहाँ जो है वो विचारों का आयात शुरू हो गया। और विचार मंथन, विचार हम देंगे कैसे, विचारों की श्रृंखला बनती कैसे है, चिंतन। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले व्यक्ति के भीतर चिंतन होता है, चिंतन के लिए समय चाहिए, और चिंतन के बाद जो है वह मंथन होता है। पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के मंथन भी नहीं हो सकता, जहां दो लोग चार लोग बैठ करके उस बातों पर विचार करें। अर्थात चिंतन तो एक अकेला व्यक्ति कर सकता है, मंथन के लिए कम से कम दो चार लोगों की आवश्यकता है, कम से कम दो तो होने चाहिए। और उस मंथन के बाद जब हम देखते हैं कि उस मंथन से जो निष्कर्ष निकलता है, जिसको अनुमति मिल जाती है, सब सर्वसम्मति मिल जाती है, फिर जाकर के वह एक शास्त्र का रूप धारण कर लेता है, वह विचार का रूप धारण कर लेता है, और उसका प्रचार प्रसार होता है। तो ऐसी क्या स्थितियां आ गई कि हम लोगों ने दुनिया को विचार देते देते अब हम लोग आयात पे आ गए। तो उसका कारण एक ही दिखाई देता है, हमारी चर्चाओं का बंद होना, शास्त्रार्थ की परंपरा का बंद होना। और इस विचार को हम लोग आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि समय थोड़ा मैं ज्यादा ले लिया है। आप लोग जो है बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी बंधुओं को नमस्कार। जी बताइए पवन जी। वर्ण व्यवस्था की जो आधार हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसके आधार पे जो महत्वपूर्ण है कि वैश्य महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं। चारों वर्ण ही महत्वपूर्ण, उसमें कोई अधिक या कम महत्वपूर्ण नहीं है, न कोई किसी के आश्रित। वह कार के चारों चक्कों की बात चलते हैं तो कार चलती है। शूद्र समाज समाज का वर्ग का सबसे सुखी समाज है। ये कहीं जो है बाहर प्रवास नहीं करता है, ये अपने घर पे सुखमय जीवन जीता है। लोहा गढ़ता है, लकड़ी गढ़ता है, खेती किसानी करता है। और वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय इनके इनसे अपनी सेवाएं लेते हैं, जिसका वो शुल्क देते हैं। और इनके परिवारों से ही सारे परिवारों की सेवाएं निर्भर होती। वर्ण आश्रम के अनुसार वे लोग जो ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करते हैं, अपने समय को अपने पेशे में ही लगाना चाहते हैं। जिस तरह सचिन की आवाज नहीं सचिन का बल्ला बोलता है, उस तरह से शूद्र वर्ण का आवाज नहीं उनके काम बोलते। और समाज में पूरी तरीके से व्यवस्थाएं बाजार और समाज के अधीन होती हैं, वे सम्मान के पात्र होते हैं। जो जितना अधिक कुशल होता है वह उतने अधिक सम्मान पाते हैं और उतने अधिक ही आर्थिक लाभ पाते हैं। क्षत्रियों का जोखिमपूर्ण कार्य है। उनके घर में अक्सर दुर्घटनाएं होती थी, क्योंकि वह सेना में रहते थे, राजा के सर्विस देते थे। और वैश्य जो है वह प्रवासी होते थे, शूद्रों से माल खरीद के बाहर बेचते थे, नए नए आविष्कार में लगते थे। उनका भी जीवन बहुत ही जोखिमपूर्ण होता था। उनके परिवार शूद्रों के भरोसे ही पलते थे। ब्राह्मण इन तीनों घरों से सिर्फ भोजन ही लेता था, बस उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं ग्रहण करता था। और ये तीनों लोग उस न्याय के लिए उस पे आश्रित थे।
कि यदि समाज में कोई न्याय की बात कर सकता है तो वह ब्राह्मण ही कर सकता है। इसलिए यह बात गोस्वामी तुलसीदास ने जी ने लिखी है कि जो व्यक्ति न्याय की बात कर सकता हो राजा के सामने, सत्ता के सामने, समाज में, वह व्यक्ति पूजनीय होता है। बाकी और लोग सम्मानीय हो सकते हैं, लेकिन जो न्याय की बात कर सके सत्ता के सामने, वह पूजनीय होता है। और वह चाहे तमाम अवगुण उसके अंदर क्यों ना हो, लेकिन यदि वह न्याय की बात कहीं भी कर सकता हो, किसी भी संस्था में, किसी भी समाज में, किसी भी सत्ता के सामने अगर वह न्याय की बात कर सकता है, तो तमाम गुणों से हीन व्यक्ति भी पूजनीय है। इस प्रकार से चारों वर्ण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। दूसरी बात कि जयप्रकाश का जो व्यवस्था थी, इस पूंजी अधिक पूंजीवाद ना हो, पूंजी बटे, तो अधिक पूंजी तभी होती है, पूंजीवादी तभी बढ़ते हैं जब उनको अनावश्यक सत्ता द्वारा लाभ पहुंचाया जाता है। रिलायंस पे का अंबानी एक आम आदमी था। तमाम पूंजीपति जो राजा महाराजा थे वो मिट गए, लेकिन जिन्होंने सत्ता से सांठगांठ किया वो आगे बढ़े, और तमाम अनैतिक लाभ, तमाम प्रकार की जमीनें उनको फ्री में दी जाती हैं, जो आज भी उदारीकरण के दौर में दिया जा रहा है। उदारीकरण अडानी के लिए है, अंबानी के लिए है। आम युवा जो काम करना चाहता है, जो अपने नए प्रोडक्ट लाना चाहता है, उसके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। उदारीकरण का लाभ उसको नहीं मिल पा रहा। विचारों का आदान प्रदान धन के घोड़े पे सवार होके आते हैं। हम नफरत अधिक वैभव से जीने वाले लोगों से कर सकते हैं, लेकिन उनको विचारों से हमेशा प्रभावित होते हैं, उनके पहनावे से हमेशा प्रभावित होते हैं, उनके खान पान से। इसलिए जिन विचारों में धन कमाने की शक्ति है, वही विचार महत्वपूर्ण होते हैं। रही बात मनमोहन सिंह के कार्यकाल की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल की, तो उनके क्या थे क्या नहीं थे, उन बातों के अलावा जो उन्होंने किया और जिसका आज परिणाम है, मनमोहन सिंह के और पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यों के परिणाम आज दिख रहे हैं। उनके बनाए, उनकी संस्था, जो उन्होंने संस्थाओं के निर्माण किया, उसमें से निकले हुए बच्चे आज पूरे विश्व में अपना डंका बजा रहे हैं, चाहे वह श्रम के रूप में चिकित्सक हों, चाहे वह श्रमिक मिस्त्री इंजीनियर हों, चाहे वह एमबीए किए हुए बच्चे जो मैनेजमेंट कर रहे हैं। ऐसे श्रमिक जो आज के समय के सबसे सुव्यवस्थित श्रमिक हैं, जिसकी दृष्टि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 47 में देखा था। आने वाला श्रमिक जो इंजीनियर होगा, जो डॉक्टर होगा, वह दुनिया में पैसा कमा पाएगा। मनमोहन सिंह जी ने जो व्यवस्था दी, उन्होंने आरटीआई दिया, उन्होंने डायरेक्ट गरीबों के खाते में पैसे दिए, उन्होंने, मतलब उनका मंत्री जेल चिदम्बरम का बेटा कीर्ति चिदम्बरम जेल जाते जाते रहा, उनकी ही व्यवस्था थी। इतना मजबूत प्रधानमंत्री शायद ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरा कोई हुआ, जिसे मनमोहन सिंह कहते हैं। टीवी पे हाथ फेर लेने से, टीवी को पैसा दे करके अपने हित की बातें करवा लेने से कोई व्यक्ति महान नहीं हो जाता है। महान होने के लिए काम करने पड़ते हैं। अगर आईएसआर की स्थापना किसी व्यक्ति ने किया जो विश्व लेवल की संस्था है, तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद किसी और ने अगर कुछ सोचा है कि डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, मैनेजमेंट गुरु बन रहे हैं, हमारे देश को साइंटिस्ट की भी जरूरत है, तो उस दिशा में अगर किसी ने कोई संस्था का निर्माण किया आईएसआर का, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। पापा 20 रुपए दीजिए।
धन्यवाद आप सबका। जी बहुत धन्यवाद। बहुत। बाकी के साथी बताएं। हाँ ब्रजेश जी, जी बताइए। देखिए, हम लोग अब आपस में खूब परिचित हो गए हैं। जो लोग साथी रोज मिलते हैं 8 बजे के करीब, मैं भी महीने भर में 5-7 बार तो आप लोगों के साथ जुड़ता ही हूँ। मानव सभ्यता को झूठ के सहारे जीने की बड़ी लालसा रही है हमें। वो झूठ क्या है? वो झूठ जो सबसे बड़ा जो मुझे समझ में आता है वो है व्यवस्था का स्वरूप। लोकतंत्र शब्द की जो व्याख्या होनी चाहिए, जो उसकी कसौटी है, उसके आधार पर कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती, ना हुई है आज तक। और हमें बीमारी है कि हम लोकतांत्रिक बनना, साबित होना चाहते हैं। झूठ है। साम्यवाद जो कुछ है, जो उसकी मूल वृत्ति है, उस रूप में वो दुनिया में मार्क्स के बाद मुझे समझ नहीं आया कि दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति हुआ जो उस पगडंडी पर 2-4 कदम बढ़ा सकता हो। उसने सत्ता, घोर सत्ता का और तानाशाही का एक रूप लिया। साम्यवाद की जो उसकी अवधारणा है, जो उसकी मूल भावना या इंटेंशन कह सकते हैं, है उससे दूर चले गए। ये झूठ है कि दुनिया में कोई साम्यवादी देश, दुनिया में कोई लोकतांत्रिक देश है, भारत में कोई लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री हुआ। कहने के लिए पेट इसलिए भरा जाता है कि दूसरा कोई ऐसा नहीं था। मैं एक बात का आकलन करता हूं कभी कभी बैठकर। भारत सैन्य स्थिति में इतना मजबूत नहीं हो पाया जो अपनी लड़ाइयां खुद लड़ सकता हो, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। आज भी चीन कहाँ पहुंच गया है अपनी सामरिक से, उसने तानाशाही का बर्ताव किया अपनी जनता के साथ, ये दूसरी बात। लेकिन वास्तविक बात यह है कि वो तकनीक के नजरिए से आज भारत से बहुत ज्यादा आगे। जब हम यूरोप में जर्मनी की स्थिति देखते हैं, पहले विश्व युद्ध का बर्बाद देश, अगर तानाशाही का और शासन में हैकड़ी का कोई बर्ताव हो सकता है, तो जर्मन लोगों को तरफ हमें देखना चाहिए कि उन्होंने अगले 20 साल में अपने देश को ऐसा बना दिया कि वो पूरे विश्व से टकराने की स्थिति में थे। मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया है कि भारत में जो विकास की कल्पना की जाती है, जो खाका खींचा जाता है, जिसमें आर्थिक असमानता की कोई सीमा नहीं है, जिसमें मानवाधिकारों के हनन की कोई सीमा नहीं है, लोग जातिवाद के आधार पर अपने अधिकारों को संरक्षित करना चाहते हैं, धर्म के आधार पर अपने अधिकारों को संरक्षित करना चाहते हैं। धर्म और जाति के आधार पर इसलिए संगठन बन रहे हैं, भाषा के आधार पर इसलिए संगठन बन रहे हैं कि वो अपने अधिकार संरक्षित कर सकते हैं, अपने अस्तित्व को संरक्षित कर सकते हैं। क्षेत्रवाद के आधार पर लोग अपने अस्तित्व को संरक्षित कर सकते हैं, इसलिए वो क्षेत्रवाद मजबूत हो रहा है। और हम कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र है। जवाहरलाल नेहरू बड़े लोकतांत्रिक रहे, मनमोहन सिंह बड़े लोकतांत्रिक रहे, नरेंद्र मोदी बड़े लोकतांत्रिक हैं। कमाल का लोकतंत्र है। यहाँ वर्ग संघर्ष के आधार पर, गुटबाजी के आधार पर समाज में अपने अस्तित्व की रक्षा करने की भीड़ के अनेक समूह कोशिश कर रहे हैं, और हम इस भूल में जी रहे हैं कि हम लोकतंत्र की परिभाषा जानते हैं। इस भ्रम से हम कब निकलेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये सारे जिन प्रकरणों का मैंने जिक्र किया, इनके आधार पर इन्हें चलाने वाले नेतृत्व, इन्हें चलाने वाले नेता मजा मार रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसा हो रहा है तो अफसरशाही भी इसी के कारण कामयाब हो रही है। अफसरशाही जो का जो रूप होता है तानाशाही का,
जो वो अपनी मनमानी करते हैं लोकतंत्र में भी, वो इसी कारण से कर पा रहे हैं कि भारत के नेता और भारत का जो जनता रहती है वो समाज के रूप में आज तक परिवर्तित ही नहीं हो पाई है, तो वो सब ऐसा कर पा रहे हैं। अब समाज के रूप में कैसा होगा? अब समाज के रूप में तब होगा जब भारत के आम आदमी की जीवन पद्धति में लोकतंत्र आएगा। शासन पद्धति में लोकतंत्र के आने का कोई अर्थ नहीं है। शासन पद्धति में लोकतंत्र के आने का मतलब तो वो अत्यंत पारदर्शी होने की कोशिश करेगा, और भीड़ के समूह जो अलग अलग हैं जिनका मैंने जिक्र किया, वो उस शासन का अपने मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। और ऐसी आफत को ढोने वाली जनता अपने आप को कह रही है कि हम विकास भी कर रहे हैं और हम लोकतांत्रिक भी हैं। मैंने जर्मनी का उदाहरण, हिटलर का उदाहरण इसलिए दिया कि वहां प्रतिक्रियावाद में परिणाम क्या आया, जर्मनी बटा, हारा, वो सारी बातें हैं, ठीक है, लेकिन 20 साल में उन लोगों ने ऐसी तरक्की करी कि सारी दुनिया की नाक में दम कर दिया। ये तरक्की गलत साबित हो सकती है, होती रही है। व्यक्तिवाद का जब, या व्यक्तिवाद या संगठनवाद जब हावी हुआ है व्यवस्था पर कहीं की, तो उसका निश्चित रूप से ये परिणाम आया। पहले भी बहुत सारे युद्ध हुए हैं। इतिहास के जब पन्नों में हम झांकने की कोशिश करते हैं तो अनेक युद्ध हुए हैं। उन सब युद्धों का कारण या तो कोई व्यक्तिवादी अवधारणा रही है या संगठनवाद अवधारणा रहा। लेकिन मूल बात तो यह है कि इतने संघर्ष मानव सभ्यता के करने के बाद भी कभी सभ्यता लोकतांत्रिक नहीं बन पाई, और हम अनर्गल सरकारों की प्रशंसा करने की तरफ बैठ जाते हैं, झुक जाते हैं। ये अजीब बात लगती। इससे हमें, मेरे ख्याल में, कुछ आगली तरफ बढ़ना होगा। जिस भारत की परंपरागत बात का, हम जो वर्ण व्यवस्था की हम बात करते हैं, तो जब भारत की प्राचीन समाज व्यवस्था को समझने की कोशिश हम करते हैं तो उसमें एक बात निश्चित रूप से स्पष्ट होती है। भारत की समाज व्यवस्था में कहीं संगठनवाद नहीं था, दिखाई नहीं देता। क्योंकि संगठनवाद जब भी हावी होते हैं तो सभ्यता घट जाती है। सभ्यता घट जाती मतलब उत्पन्न नहीं हो रही है, घटने का मतलब यहां पर मतलब सभ्यता की स्थिति कमजोर पड़ जाती है। भारतीयों ने अपने बौद्धिक और अपनी आर्थिक स्थिति को इस प्रकार विकसित किया कि वो स्वतंत्र होकर रहना सीख रहे थे। जब जीने की स्थिति में थे तभी यहां विदेशी आक्रांताओं की शुरुआत हो गई। तो वो ख्वाब भी सभ्यता का करीब करीब अधूरा रह गया, और अनेक प्रकार से ये सारी बातें परिभाषित दुनिया भर में की जा रही है। सरकारों की प्रशंसा और सरकारों की आलोचना, ये दोनों क्रम बराबर चलता रहता है। लेकिन वास्तविक बात जो नजर आती है, जो मैं समझ पा रहा हूं, उसमें आधुनिक व्यवस्था में जो दो सिद्धांत जिनका बोलबाला है, लोकतंत्र और साम्यवाद का, जो इनकी मूल कसौटी है, उसके आधार पर कहीं ऐसा लगता नहीं कि व्यवस्था चलाई जा रही है या बन पा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं, चाहे भारत जैसे देश में संसदीय तानाशाही स्थापित हो जाती है, चाहे चीन जैसे देश में व्यक्ति का शासन स्थापित हो जाता है, रूस में व्यक्ति का शासन स्थापित हो जाता है, नुकसान तो मानव सभ्यता का ही सारी दुनिया में हो रहा है। ये बात कहनी चाहिए और समझनी चाहिए कि ये सारे मामले अधूरे हैं, और व्यक्तियों की प्रशंसा इन्हें कहीं ढक्कर के ले जाती है। जयप्रकाश नारायण का जिक्र हुआ इस चर्चा में अभी दो चार मिनट पहले। जयप्रकाश नारायण मौलिक रूप से साम्यवादी थे, घोषित थे। जयप्रकाश नारायण का जब हम उसके जीवन परिचय पढ़ते हैं तो वो खुद कहते थे कि मैं साम्यवादी हूँ। लेकिन वो धीरे धीरे साम्यवाद का जो तानाशाही स्वरूप था, जो दुनिया में उस आदमी ने समझा होगा, उसे छोड़ करके वो समाजवाद की तरफ आया। और ये ठीक बात है कि भारत में गिने चुने समाजवादी व्यक्ति पैदा हुए हैं। अब अगर हम मुलायम सिंह यादव, जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी, इन जैसे लोगों को समाजवादी कहने लगे तो क्या अर्थ है? मतलब थोड़ी निकलने वाला है इसका। अनेक ऐसे तानाशाही के फैसले साबित होते हैं इतिहास में, जब हम जाने की कोशिश करते हैं, जब इन लोगों को समाजवादी कहा ही नहीं जा सकता। लोकतंत्र का मतलब तो समन्वय होना चाहिए, जीवन पद्धति में लोकतंत्र आना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मेरा समझना है
वो ये है, जो कंक्लूजन है मेरी बात का, भारत में लोकतंत्र आना बाकी है तो नहीं। और भारत में लोकतंत्र, अगर लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री की इसकी जिक्र मुनि जी करते हैं बार बार, तो उसमें उसे लोकतांत्रिक या मजबूत प्रधानमंत्री कहा जा सकता था, ठीक निर्णय लेने वाला। मजबूत तो मैं नहीं कहूंगा, मजबूत तो उसे दूसरी तरफ ले जाता है। ठीक निर्णय लेने वाला कहा जा सकता है, अगर सोनिया गांधी को वो मुअत्तल कर सकते संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के चेयरमैन होने की हैसियत से, या राहुल गांधी को वो रोक सकते कि उन्होंने बिल फाड़ा जो लालू यादव पर आया। कानून ठीक बन रहा था कि गलत बन रहा था, बात संसद की थी। संसद क्या फैसला कर रही है, संसद से जनता पूछेगी ना। किसी नेता का राजनीतिक अस्तित्व संरक्षित करने के लिए हम संसद की गतिविधि में, जो जनता ने जिसका निर्वाचन किया है, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं व्यक्ति होकर। जनता के सामने सवाल उठाइए ना, आप में हिम्मत है तो ये सारी बात थी, मन में आई आप लोगों की बात सुनकर के मैंने कही। धन्यवाद। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। अभी काफी साथी बचे हैं, तो कोशिश करें 5 से 7 मिनट में सब अपनी बात रख लें। मुझे लगता है सबकी बात आ जाएगी। मंगला प्रसाद जी, मोहन गुप्ता जी, ममता प्रसाद जी, रामराज जी, कोई भी साथी बताएं। बहादुर सिंह जी या बबलू जी कुछ रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं। मैं थोड़ा अभी काफी दिन में लौटा हूँ, सब सुन रहा हूँ, तो बाद अपनी बात को रखूंगा। जी देखिए, अगर कोई साथी किसी को नहीं बोलना है तो 2 4 बातें मैं रख दूंगा, उसके बाद कोई बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। नरेंद्र जी ने जो बात कही उससे मैंने ये समझा कि हम लोग 2 तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बात करते हैं। एक विकृत लोकतंत्र, एक आदर्श लोकतंत्र। भारत में कोई कितना ही लोकतांत्रिक कह ले, लेकिन भारत में आदर्श लोकतंत्र कभी आया नहीं। आदर्श लोकतंत्र का अर्थ ही लोक स्वराज्य है। चाहे वो मनमोहन सिंह का कार्यकाल कह लीजिए, या नेहरू का कह लीजिए, या फिर अब नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल कह लीजिए, कोई भी लोकतंत्र आदर्श लोकतंत्र तो नहीं है। ये सब पार्शियल डेमोक्रेसी हम लोग कह सकते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कह सकते हैं, लेकिन पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी नहीं है। सहभागी लोकतंत्र ही आदर्श लोकतंत्र और लोक स्वराज्य है। वो स्थिति हम लोगों की पहुंची नहीं है। तो इसीलिए हम मनमोहन सिंह को लोकतांत्रिक कह दें या किसी अन्य को लोकतांत्रिक कह दें, जब तक जनता की सहभागिता नहीं होगी, अपनी संविधान सभा नहीं होगी, गांव समाज परिवारों को संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक जो है, वो जो जो नरेंद्र जी ने बात कही है, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। भारत में कभी भी कोई लोकतांत्रिक रहा नहीं, सबने अपनी सत्ता को मजबूत करने का ही प्रयास किया है। हाँ, मनमोहन सिंह जी के विषय में जो उन्होंने कहा एक बात की, वो उसको एक बिल आया और उसको फाड़ करके फेंक दिया, सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। उस समय मनमोहन सिंह को कैसे दबाया जाता था इनके परिवार में। जब मनमोहन सिंह का जब रिटायरमेंट हुआ, आखिरी दिन हुआ, उस समय आप देखेंगे कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद से हटे, उस समय जो कार्यक्रम रखा गया था, उस समय भी राहुल गांधी वहां थे नहीं। कितने लोग कहते हैं कहाँ पी करके नशे में क्या पड़ा हुआ था, वो अलग बातें हैं, लेकिन ये लोग उनसे कभी सेटिस्फाइड नहीं थे। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि वास्तव में प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, वो बने नहीं थे। वो तो सोनिया गांधी के द्वारा चुने गए थे। वास्तव में अगर मनमोहन सिंह के पास शक्तियां होती, तो मुझे लगता है मनमोहन सिंह जो है वो कुछ अच्छा कर सकते थे, या फिर बहुत अच्छा कर जाते।
लेकिन उन्हें बनाया ही इसलिए गया था ताकि एक पपेट बैठा रहे। अगर उनकी जगह प्रणब मुखर्जी को बैठा दिया गया होता प्रधानमंत्री पद पर, तो मुझे लगता है प्रणब मुखर्जी एक मुखर व्यक्ति थे, इसीलिए एक ऐसे व्यक्ति को बैठाया गया है जो सिर्फ चुपचाप सुने और आगे उनके निर्देशों का पालन करे। अन्यथा मनमोहन सिंह व्यक्तिगत रूप से मैं देखता हूँ, व्यक्तिगत रूप से वो व्यक्ति ठीक दिखाई देते हैं, किंतु राजनीतिक मजबूरी कह लीजिए या फिर नियंत्रण कह लीजिए, उसके कारण वो कमजोर दिखाई देते हैं। मैंने अपनी बात रख दी है, बाकी के साथी जो है रखना चाहेंगे वो रखें। थोड़ी सी बात मैं कहना चाहूंगा। जी बताइए। हमें टीवी से सावधान रहना चाहिए। टीवी बातों को उलट पुलट के हमारे जहन में डाल देती। यदि मनमोहन सिंह पोपट थे, यदि कठपुतली थे, तो राहुल उनसे नाराज क्यों? जाहिर सी बात है, उन्होंने राहुल की बात नहीं मानी होगी, सोनिया की बात नहीं मानी होगी। अगर मानी होती तो वो लोग खुश रहते। आदर्श घोटाले का उन्होंने खुलासा करवाया। उनके प्रधानमंत्री रहते हुए उनके जिन जिन मंत्रियों ने घोटाला किया, वो सब घोटाले ओपन हुए। उन्होंने किसी अन्य प्रधानमंत्री का की तरह, किसी अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरह घोटालों को, अपराधों को दबाया नहीं। तो वह व्यक्ति जिसने आईसर की स्थापना किया, जिनके बच्चे आज उसमें पढ़ के साइंटिस्ट हो रहे हैं, और दुनिया में साइंटिस्ट के खेप एक दिन जाएंगे, जिस तरह से आज आईआईटी और एमबीबीएस जा रहे हैं, उस चीज को और किसी ने बढ़ाया ही नहीं मनमोहन सिंह के अलावा। इतना मजबूत प्रधानमंत्री कोई हुआ ही नहीं इस देश में कि ऐसी संस्थाओं को और बढ़ाता, जो विश्व टॉप के लोगों को विश्व में भेजने लायक बना पाते। या और ये चीज ऐसे हैं, साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, इनकी डिमांड कभी कम नहीं होगी पूरे विश्व में। और सबसे अच्छे इंजीनियर, सबसे अच्छे डॉक्टर, सबसे अच्छे साइंटिस्ट भारत में बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ के श्रमिक श्रम करना जानते हैं। हम श्रम के महत्व को जानते हैं। हम नशेड़ी नहीं। तो उस कदम में अगर किसी ने एक कदम पंडित जवाहरलाल नेहरू का साथ दिया है, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमारी जनता के लिए, हम हमारे लिए किस व्यक्ति ने काम किया। टीवी पे किसकी छवि कैसी बनी है, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। धन्यवाद। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। हाँ, नमो नमः, धन्यवाद। बताइए आदरणीय। आज का जो चर्चा है आदर्श समाज व्यवस्था पर, आदर्श समाज व्यवस्था पर चर्चा जो है कि होते होते हम जो है कि भारत के राजनीतिक और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर चर्चा की है, नेताओं पर चर्चा होने लगी। हालांकि सभी विषय एक दूसरे से सम्मिलित होते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। अभिव्यक्ति होना चाहिए, विमर्श होना चाहिए, और यह महत्वपूर्ण है। अध्ययन स्वस्थ, आग्रह से रहित, कुंठा से रहित, मतान्यता से रहित यदि हम चर्चा करते हैं, और सत्य चर्चा, सत्य विमर्श ही जो है किसी समस्या का निदान है। और यही इसी से सारी व्यवस्थाएं बनती हैं और विकसित होती हैं। आदर्श समाज व्यवस्था में समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, श्रमशास्त्र का समन्वय होता है। मैं कहता हूं कि समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र की बात करते हैं, उसमें अर्थशास्त्र, श्रमशास्त्र का विषय का अपने आप ही जो है कि लय हो जाता है। समाजशास्त्र ऐसा कोई शास्त्र नहीं है
जहाँ पर कोई विषय उससे संबंधित न हो। समाज शास्त्र में जो है कि समाज के सभी अंग के लोग होते हैं और समाज का संबंध लोक से भी होता है, वसुंधरा से है। समाज का संबंध राजनीति से है, समाज का संबंध अर्थ से भी है, समाज का संबंध श्रमिकों से भी है और व्यापार इत्यादि सभी विषयों से। समाज शास्त्र ही नहीं है और समाज एक विज्ञान भी है। लेकिन समाज विज्ञान के आधार पर राजनीति का विकास हो, समाज विज्ञान पर अर्थ का व्यवस्था हो, समाज विज्ञान के आधार पर श्रम की व्यवस्था हो, समाज विज्ञान के आधार पर अध्यात्म की व्यवस्था हो, समाज विज्ञान के आधार पर संस्कृति संस्कार सारी व्यवस्थाएं बननी चाहिए। लेकिन जो वैश्विक व्यवस्था है वो सारी व्यवस्थाओं को प्रभावित करती है और समाज शास्त्र प्रभावित नहीं कर पाता है। और राजनीति जो है कि समाज को प्रभावित कर लेता है, समाज राजनीति को प्रभावित नहीं कर पाता है। यही विसंगति है जिसको हम लोकतंत्र नहीं कर सकते हैं। सारी व्यवस्थाओं को जो है कि हम न्याय को न्यायपालिका नहीं कर सकते हैं। सारी विसंगतियां जो है कि इसी से उत्पन्न होती है कि समाज शास्त्र या समाज विज्ञान का प्रभाव राजनीति पर नहीं है, बल्कि राजनीति का जो है कि हर चीजों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आरंभ में जब जब कोई व्यवस्था जो है, कोई क्रांतिकारी जब व्यवस्था पनपती है, उसमें जो बीज बोए जाते हैं वही कालांतर में हर चीज जो है कि विकसित होती है। प्रारंभिक स्वरूप में जो है कि हम केंद्र में गांधी नेहरू को ही देख के चलेंगे। नेहरू ने क्या कहा, गांधी ने क्या कहा, नेहरू गांधी किससे प्रभावित हुए और कैसी व्यवस्था दी। आज जो भी है महत्वपूर्णता है, यह भारत का टर्निंग पॉइंट है। 1947। इसके बाद आते हैं दूसरा टर्निंग पॉइंट होता है, जो बिंदु होता है वो होता है जो है कि आपातकाल और जो है कि उसके विरुद्ध जो है जो आंदोलन जयप्रकाश नारायण लोहिया का, यह महत्वपूर्ण है और इसके आधार पर आगे राजनीति गवर्न होती है। राजनीति में जो भी लोग आए वे सब आपातकाल के पूर्व तक वहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का कुछ ऐसा व्यवस्था था, उसे सब कुछ विकसित हुआ। लेकिन इंदिरा गांधी आते आते जो है कि वह व्यवस्था जो है कि गड़बड़ हो गई। नेहरू ने गांधी को राष्ट्रपिता घोषित कर दिया गया, घोषित कर दिया और गांधी को जो है कांग्रेस का जो है कि आदर्श पुरुष घोषित कर दिया गया और उसके विरासत उसके अधिकारी जो हो गए हमारे नेहरू जी। नेहरू जी ने गांधी को दिया और गांधी का सब कुछ ले लिए जो है कि नेहरू जी। अब नेहरू जी का व्यवस्था जो है कि कुछ समय के लिए लाल बहादुर शास्त्री या गुजाइल थोड़ा बहुत, लेकिन उसका प्रभावशाली नहीं था, वह गांधीवादी थे। उन्होंने गांधी को समझा, गांधी के आदर्श सिद्धांत को लिया, लेकिन गांधी को पहले ही जो है कि कांग्रेस के द्वारा कैच कर लिया गया। कांग्रेस को जो है कि नेहरू का जो है कि वर्चस्व
में रख लिया गया। अब आगे आते हैं इंदिरा के काल में। इंदिरा के काल में जो है कि लगभग जो कुछ बचे खुचे गांधीवादी थे उनको किनारे लगा दिया गया। वहां पर कांग्रेस को खत्म कर दिया गया। वास्तव में कांग्रेस का अंत इंदिरा ने कर ही दिया, क्योंकि वहां पर जो गांधी, मनमोहन या लोकमान्य बाल गंगाधर थे, इन लोगों का जो कांग्रेस था, वह जो है कि कांग्रेस तो समाप्त हो गई। इंदिरा ने इंदिरा कांग्रेस के नाम से जो है कि कांग्रेस आई के नाम से कांग्रेस स्थापित हुई। और अंत में यह कहा जाने लगा कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो जो भी प्राप्त हुआ सबका जो है क्रेडिट कांग्रेस को दिया गया, कांग्रेस का सारा क्रेडिट गांधी को ले लिया गया, और गांधी का सारी जो है कि विरासत जो है कि नेहरू कब्जा कर ली गई, और नेहरू जो है कि से जो है कि इंदिरा तक पहुंचते पहुंचते वह कांग्रेस भी खत्म करके वह वहां पर जो है कि इंदिरा कांग्रेस कर दी। और धीरे धीरे जो है कि हमारे जो प्रेरणा पुरुष थे, चाहे वो छत्रपति हो, चाहे राम, भगवान राम हो, चाहे जो भी हो, हमारे देश के जो महापुरुष थे, आदर्श पुरुष थे, जिनसे हम अपनी प्रेरणा ग्रहण करते थे। सावरकर जी को तो कांग्रेसियों ने गाली बना दिया, जबकि सावरकर जी के ही जो है कि मंत्र पर ही जो है कि जन जागरण की क्रांति हुई। उन्होंने सन 57 के युद्ध को जो है कि स्वतंत्रता संग्राम के दृष्टिकोण में प्रचारित किया गया, और सावरकर के लिखे हुए शास्त्रों से जो क्रांति का आगाज हुआ, वही जो कर जाकर के आजादी के आंदोलन में प्रेरित हुआ। हालांकि मैं देखता हूँ कि सावरकर से सभी लोग प्रभावित थे, कहीं ना कहीं गांधी भी प्रभावित, गांधी जी प्रभावित थे, और सुभाष चंद्र बोस भी प्रभावित थे। लेकिन जब हम एक सिंबल देने का प्रयास करते हैं कि हम अपने सिंबल से, अपने चिन्ह से, कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट अपने कंपनी के नाम निकालती है, जैसे मेडिकल कंपनी में जो है गैलेक्सी का एक नाम है, तो आयुर्वेदिक में बाबा रामदेव का, और वैद्यनाथ का, डाबर का नाम है, तो धीरे धीरे अपनी सारी शक्ति उस सिंबल को देने लगते हैं, और सिंबल को अपने हाथ में रखते हैं। तो इस प्रकार से जो है कांग्रेसियों ने जो है कि देश पर अपना मुहर लगाना शुरू किया। शुरुआत जो है कि नेहरू से हुआ, और इंदिरा तक आते आते जो है कि इंडिया इंडिया इंदिरा हो गई। और इसके बाद फिर दोबारा क्रांति पैदा होती है। हालांकि दोनों क्रांतियां एक साथ पैदा होती हैं, बीपी सिंह के द्वारा, फिर दोबारा जो है कि राम मंदिर आंदोलन में। यहाँ पर एक जो है कि बहुत ही जो है कि राजनीतिक काल जो है घमासान काल था, और राजीव गांधी आए जो है कि राजीव गांधी ने लगभग जो है कि पूरा का पूरा देश जो है कि नेहरू गांधी परिवार को जो है कि के सिंबल में चलाना आरंभ किया। इंदिरा गांधी हत्या पर जो सामूहिक रण लेने के लिए सरकार को भंग कर दिया, और रुके नहीं, और उसका एक जो माहौल था उसका फायदा उठाया। जो 85 में चुनाव होना था वो 84 में कर दिया, साल भर पहले। अब इसके बाद जो है कि दूसरी क्रांति होती है कांग्रेस के विरोध में। फिर पहले क्रांति हुई थी इंदिरा के विरोध में, वो कांग्रेस के विरोध में नहीं था। लेकिन दोबारा जब क्रांति होती है वह कांग्रेस के विरोध में, जिसके नायक बनते हैं हमारे जो है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह। लेकिन लोगों के महत्वाकांक्षाओं में उनकी क्रांति जो है समाप्त हो जाती है। इसके बाद राम मंदिर क्रांति होती है। राम मंदिर क्रांति से जो है कि जो इस समय जो बिंदु पैदा हुए हैं, अब वहां से आधार बन रही है। यहाँ पर जो इनका आधार है हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान और राम राज्य।
इनका यह 4 बिंदु देखा जाता है। ये चारों चीजों पर इनका जो है कि सैन्य सैन्य क्रमशः करके कि जो है कि पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर सनातन धर्म जो है कि हिंदू धर्म फ्रंट पर है, उसी को लेकर के आगे वह क्रांति जो आगे लेकर चल रही है। हालांकि बीच में एक क्रांति हुई थी अन्ना हजारे के नेतृत्व में, और यह क्रांति बहुत सफल थी और उसे बहुत अधिक नेता पहुंचे, लेकिन इस क्रांति को खत्म कर दिया जो है कि केजरीवाल ने। तो जो प्रमुख क्रांतियां हैं उन्हीं से जो है कि नेता उत्पन्न होते हैं, उन्हीं से जो है कि मार्ग का प्रशस्त होता है। या तो स्वतंत्रता आंदोलन के जो है कि पृष्ठभूमि से नेता उत्पन्न हुए, या आपातकाल के पृष्ठभूमि से नेता उत्पन्न हुए, या कांग्रेस के विरोध के पृष्ठभूमि से नेता उत्पन्न हुए, या राम मंदिर के आंदोलन से की पृष्ठभूमि से नेता उत्पन्न हुए, या अन्ना हजारे के आंदोलन से जो नेता। तो आंदोलनों से जो नेता उत्पन्न होते हैं, आंदोलन जो है कि आगे का मार्ग तय करते हैं और वहां पर एक दिशा तय होती है, और यही जो है कि बाद में समाज को भी जो है व्याख्यात करता है, राजनीति को व्याख्यात करता है। जो वर्तमान जो है क्रांति जो चल रही है, इसको हमें समय देना चाहिए, कम से कम एक पीढ़ी का समय देना चाहिए। एक पीढ़ी 30 वर्ष का होता है, और इसलिए भी देना चाहिए कि ताकि दूसरी क्रांति ऐसी कोई उदय हो जो है कि इससे बेहतर जो है कि बिंदुओं को लेकर के चले। हमारा यह जो है कि विचार है कि हम नकारात्मक राजनीति करके हम कुछ नहीं हो। हम जैसे किसान बिल की नकारात्मक राजनीति, तलाक की नकारात्मक राजनीति, हम जो है कि जो राहुल गांधी की ये नकारात्मक राजनीति द्वारा जो है समाज का कोई भला नहीं होने वाला। हमें जो चल रहा है उस पर विश्वास करना चाहिए, और हमें जो है कि उससे बड़ी लकीर खींचनी होगी, मोदी से, भाजपा से। और साथियों की बात ले लेते हैं, उसके बाद कोई विषय होगा तो अंत में देख लेंगे। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। और इसी के साथ मैं समझता हूँ कि हमें अगली क्रांति की तैयारी जो है कि के लिए संगठित होना चाहिए, और वर्तमान जो चल रहा है उस पर विश्वास भी करना चाहिए। इसी के साथ मैं बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं, और प्रयास ये करें कि आज के कोटेशन पे जितनी हो सके बातें हो जाएं। आदरणीय मोहन जी, नरेंद्र जी, या श्रीकांत जी, वैद्यराज जी, कोई भी साथी कुछ बोलना चाहे रख सकते हैं। हेलो। जी बताइए आदरणीय। हाँ नमस्कार भावे। मैं नरेंद्र बोल रहा था बरेली से। जी बताइए। आवाज आ रही मेरी? जी आवाज आ रही है आपकी, स्पष्ट आ रही है। अच्छा। आज का जो टॉपिक है वो आदर्श समाज व्यवस्था में समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और श्रम शास्त्र के ऊपर है मेन। और पश्चिम और भारत की आर्थिक स्थिति की जो योजनाएं बनाई जाती हैं उसके ऊपर है। भारत में जन आधारित वर्ण व्यवस्था, मतलब जो जन के आधार पर जो श्रम की व्यवस्था है उसमें, और पश्चिम में क्या अंतर है उसके ऊपर है। ये 3-4 टॉपिक है जिस पर हमारी चर्चा है। ठीक है, तो हमारी चर्चा अगर इधर उधर से हटक के इसी पे रहे तो बढ़िया है। दूसरी चीज, अब मैं पॉइंट बाय थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा कि ये समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, श्रमशास्त्र और राजनीति शास्त्र, ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इनकी किसी को भी अगर एक दूसरे से हटाया जाएगा, अगर उसका ज्ञान नहीं होगा तो काम व्यवस्था सही से बन नहीं पाती। जैसे उदाहरण देता हूँ, श्रम शास्त्र में कहा गया कि श्रम शास्त्र का, जैसे उदाहरण दे देता हूँ, श्रम शास्त्र का भी अर्थशास्त्र से ही कहा जाता है। इसके फायदे हैं कि आर्थिक विकास में ये श्रम शास्त्र क्या करेगा, जब हम श्रम से आर्थिक अच्छी योजनाएं बनाएंगे तो आर्थिक विकास होगा। आर्थिक विकास होगा तो सामाजिक कल्याण भी होगा, और इसके थ्रू एक नीति निर्माण भी बनाया जाता है श्रम शास्त्र के। तो इस मतलब हर एक शास्त्र का कुछ ना कुछ फायदा ही है।
नुकसान कुछ नहीं है उसका पढ़ने का। तो एक तो यह है। दूसरा आर्थिक मॉडल, जो हम लोग चर्चा मेन जो दूसरा टॉपिक है हमारा, आर्थिक मॉडल समाजवाद और पूंजीवाद समाजवाद, जिसमें नेहरू जी का है, जैसे उन्होंने क्या करा, आर्थिक मॉडल समाजवाद पे काम किया, और अपने मनमोहन जी ने आर्थिक और पूंजीवाद दोनों समाजवाद पे काम करना पड़ा उन्हें। उन्होंने काम करा, तो इन दोनों का अंतर क्या है, और इन दोनों में मतलब इन दोनों के हानि क्या है, हमें ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि पूंजी आर्थिक मॉडल जो समाजवाद है वो हाँ लोगों को पावर देता है स्वामित्व की, मतलब लोगों मतलब एक पर्टिकुलर व्यक्ति को स्वामित्व की पावर देता है। और पूंजीवाद ना, वो आर्थिक मॉडलवाद जो है व्यक्ति को नहीं, वो समाज को पावर देता है और राष्ट्र को पावर देता है। और पूंजीवाद समाजवाद जो है वो तो प्रति व्यक्ति मतलब पर्टिकुलर व्यक्ति को वो देता है आजादी। तो इससे क्या है कि एक तो इसकी हानि क्या है कि अमीर जो पूंजीवाद समाजवाद है उससे अमीर और गरीब के बीच में असमानता बढ़ जाती है, जो आजकल जैसे बढ़ रही है, क्योंकि हम लोग पूंजीवाद समाजवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, आर्थिक मॉडल समाजवाद की जगह। एक तो आर्थिक गरीब और अमीरों के बीच में असमानता बढ़ जाएगी, शोषण की संभावना बढ़ जाती है, पूंजी का कुछ लोगों के हाथ में सिमटना हो जाता है। इसके ये तीन चार कारण मैंने आपको बताए, और भी हो सकते हैं, अध्ययन करने पर और भी पता चल सकता है। पश्चिम और भारत की स्थिति में क्या अंतर है जिससे हम लोगों को अब है क्या, मैं बता देना चाहता हूँ कि पश्चिम में जो है आर्थिक पूंजीवाद समाजवाद है, लेकिन उन्होंने पूंजीवाद समाजवाद में क्या है कि उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी है उसके साथ। हम पूंजीवाद समाजवाद को अपनाना तो चाहते हैं, करना तो, जब प्राइवेटाइजेशन क्या है पूंजीवाद समाजवाद की ओर ले जाना है आर्थिकवाद समाजवाद की तरफ से, लेकिन उसके नुकसान ये है कि जब हम पॉलिसी बनाते हैं तो हम उसमें क्या है कि जैसे माने एक इंडस्ट्री का उदाहरण देते हैं, एक लाला को आपने इंडस्ट्री खोलने के लिए दिया, उसको सारी छूट दी, और उसके बाद में आपकी जो नीति थी जैसे श्रमवाद शास्त्र के अनुसार कि उसको सामाजिक आर्थिक मतलब लोगों को वो मिले, अच्छा वेतन मिले, अच्छी सुविधाएं मिले, वो देना नहीं चाहते। और इस बात पे वो पश्चिम जो देश हैं वो छूट नहीं देते, वो कहते हैं हमारे देश में सस्ता सामान आपको देना पड़ेगा, आपको हमारे नागरिकों को अच्छी सैलरी देनी पड़ेगी, अगर आप इसका फॉलो नहीं करोगे तो हम आपको बिजनेस नहीं करने पड़े। हमारे देश में ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना, इसीलिए हमारे यहाँ पूंजीवाद जो समाजवाद है वो सक्सेस नहीं हो सकता। हमारे यहाँ सक्सेस क्या था, जैसे हम लोग जन्म से जो वो करते थे, इसीलिए वो सक्सेस था। जन्म से जो वर्ण व्यवस्था बनी थी उसके हिसाब से हम लोग जो रोजगार करते थे, जैसे कोई मतलब बढ़ई था तो बढ़ई का काम करता था जन्म के आधार पे, को यादव थे तो उसका काम करते थे अपना पशुपालन का, और मौर्य लोग खेती का काम मतलब वो सब्जी वगैरह का काम करते थे, कुछ लोग किसान का काम करते थे, कुछ भेड़ पालन का काम करते थे। तो इसमें क्या था, इसमें शोषण नहीं हो रहा था, मतलब आर्थिक रूप से शोषण नहीं था। अब इनमें क्या है, आर्थिक रूप से शोषण है, जो पूंजीवाद समाजवाद में आर्थिक रूप से शोषण हो जा रहा है, और इसकी वजह से सारी समानताएं बनती चली जा रही हैं। और पूंजीवाद समाजवाद आर्थिक समाजवाद से कभी भी अच्छा हो नहीं सकता। और इसमें एक चीज और है, नेहरू जी ने जब काम करा था तो उस समय क्योंकि देश गुलाम था, और पैसा जो लोगों के हाथ में था वो गिने चुने लोगों के पास में था, या तो जमींदारों के पास था या राजाओं के पास था, पर उनके पास में, आम आदमी के पास में पैसा था ही कहाँ जब देश आजाद हुआ क्योंकि लोगों के पास तो, हमने तो देखा हमारा जन्म 70 में हुआ, हमने देखा गाँव में जाते थे लोगों के पास चप्पल भी नहीं थी, कपड़े भी नहीं थे, लोग शादियों में जाते थे एक दूसरे के कोट मांगते थे, जूते मांगते थे, वो भी टाइम देखा। बच्चे नंगे पैर बिना कपड़े के हुआ करते थे, स्कूल तो जाने का मतलब ही नहीं था, गांव देहात में लाइट ही नहीं थी, अंधेरा ही रहता था 70 के दौर में। 70 के दौर के बाद हमारा जन्म हुआ, हम तो 70 का ही बताएंगे, उससे पहले तो और भी बुरी स्थिति रही होगी, तो हमें तो वो याद है। तो अब उस दौर से अगर किसी ने उस समय प्रधानमंत्री बनना, देश का प्रधानमंत्री पहला बनना कांटों का ताज था वो, अगर उसको किसी ने अपनाया होगा, कोई नहीं अपना सकता उसको। आज लोग उनको मतलब कोस सकते हैं अपने माँ बाप को या पुराने, उनको कोसना बहुत आसान काम है, लेकिन उन्होंने क्या त्याग किया होगा उसको भी देखना चाहिए हमें, है ना। कि हम जैसे कोई भी, मैं तो एक उदाहरण देता हूँ कि कोई भी जो नालायक बच्चा होगा वो अपने माँ बाप को गाली दे सकता है, वो उनके उसको नहीं देखता कि माँ बाप तो हमेशा अच्छा ही चाहेंगे भला, लेकिन भला चाहने के लिए अब बच्चा उसको समझ नहीं रहा है तो वो क्या करेगा, वो कोसेगा ही अपने माँ बाप को। और हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि उन्होंने किन परिस्थितियों में किस तरीके से देश को आगे बढ़ाया, और हमें अब आगे कैसे बढ़ाना है। हमारे आज के प्रेजेंट के नेता
जो पॉलिसी बना रहे हैं वो समाज के हित में बना रहे हैं नहीं आ रहा है। ये संगठन हमारा लगता है हमें इसी पे काम कर रहा है, इसी बात की चर्चा हो रही कि हम सब लोग मिलकर समाज को, परिवार को, समाज को, देश को, राज्य को कैसे आगे बढ़ाएं, इसी बात पे चर्चा हो रही है शायद। तो हमारा मेन उद्देश्य इसी पे होना चाहिए, भटक के पार्टीबाजी और किसी उस पे पूंजीवादी ये किसी पे भी ना होके हमारा मेन उद्देश्य यही होना चाहिए। बाबा जी का मैंने उस दिन अभी थोड़े दिन पहले जो वो मतलब जो स्टेट वाक्य आया था उसमें यही बात उन्होंने कही थी कि हमारा टॉपिक से हमें भटकना नहीं चाहिए। बस मैं इतनी बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। अच्छा। भैया जी हैदराज बोल रहा हूँ। जी बताइए। मैं भी पढ़ ही दे रहा हूँ एक बार, तब तो मेरे को बोलने की भी आदत पड़ेगी। जी आदर्श समाज व्यवस्था की ओर भारत का कोई भी राजनीतिक नेतृत्व नहीं चल पाया जो समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और श्रम शास्त्र के समन्वय से मतलब बनती है। ऐसी व्यवस्था की ओर कोई भी राजनीतिक दल नहीं बढ़ पाया। मनमोहन सिंह चूंकि अर्थशास्त्री थे और उन्होंने पश्चिम के विकास के प्रवाह के साथ बहने का प्रयास किया, सफल रहे, किंतु वैचारिक आग्रह जो राजनीतिक दलों के कंधे पर सवार होकर सत्ताओं पे कब्जा पाना चाहते हैं, ऐसे आग्रही लोग उनको आगे नहीं बढ़ने दिए। एक है साम्यवादी आग्रह जो इस्लाम के साथ में गठजोड़ करके भारत की सत्ता पे सदैव काबिज रहा और अपना कब्जा बनाए रखना चाहता रहा। वो तो उनकी बाधा बनी मनमोहन सिंह की। और ये मनमोहन सिंह के काल में जो भ्रष्टाचारी पकड़ाए या उनको स्वतंत्रता मिली पूरे तंत्र को हमारे, तो वो ये संचार क्रांति में जो सोशल मीडिया आ गया, इसके कारण से सब ये सब संभव हो पाया है। ऐसा नहीं है कि मनमोहन सिंह का उसमें कोई विशेष योगदान रहा था। आज ये जो भी सब घोटाले वगैरह जो उजागर हो रहे हैं, वो आज पारदर्शिता आ रही है, उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। अब हमको इसको देखना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। इसको देखेंगे नहीं तो हम इस प्रकार से बहुत सारे मतलब कि सत्य जानकारियों से हम वंचित रह जाएंगे। सत्य जानकारियों से भी, असत्य जानकारियां तो हमारे माथे में दिमाग में आ जाती हैं, लेकिन सत्य जानकारियों से भी वंचित रह जाएंगे। मेरा बस इतना ही मानना है। बस। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। थोड़ा सा मैं इस विषय पे थोड़ा सा बताऊंगा। जी बताइए। देखिए, अभी राजेश्वर सिंह हमारे यहाँ के विधायक हैं, लखनऊ सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक हैं। और वो जो है बहुत ही तेज तर्रार इंस्पेक्टर थे, और माननीय मनमोहन सिंह के समय में उनको जो है आईडी में ईडी में लिया गया था, और उन्होंने कीर्ति चिदम्बरम के ऊपर केस किया। वह व्यवस्था जो है पहली बार संचालित हुई थी इस देश में। सोशल मीडिया से या टीवी से हमें सिर्फ जानकारी मिल सकती है, सजा कानूनी प्रक्रिया व्यवस्था से मिलती है। धन्यवाद। जी कोई और साथी किसी का कोई प्रश्न है या बात रखना चाहें तो रख सकते हैं। आदरणीय मोहन जी इस समय यात्रा में होंगे और मुझे लगता है लगभग सबकी बात आ चुकी है, तो हम लोग चर्चा को समाप्त करेंगे। कल का जो विषय है वो मैं जो है ग्रुप में डाल दूंगा। संजय भाई मीटिंग को समाप्त कर सकते हैं।